आप लोगों का आधुनिक भारतीय इतिहास के आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि दीवानी अदालतें और जो दूसरी होती हैं फौजदारी अदालतें, इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि 1793 के बाद, यानी कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड आता है, उसके बाद और उससे पहले क्या चेंजेस रहे, कलेक्टर्स की पावर्स में कैसे इंप्रूवमेंट किया गया और कहां पर चेक पॉइंट्स लगाए गए। तो हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर यहां पर हम समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। लाइक इसलिए जरूर कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो सबसे पहले इनके टेन्योर की, 1786 से लेके 93 का इनका टेन्योर, और उसके बाद 30 जुलाई 1805 से लेके 5 अक्टूबर 1805 तक, जब इनकी डेथ हो जाती है। मतलब ये इनकी डेथ डेट भी है 5 अक्टूबर 1805। सो क्या कुछ करा कॉर्नवालिस ने। सबसे पहले हम देखते हैं न्याय प्रशासन के संदर्भ में इनके द्वारा उठाए गए कदम। सो दीवानी और फौजदारी अदालतें, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये एग्जैक्टली होती क्या है। देखो, जब दो लोगों के बीच में या संस्थाओं के बीच में कोई केस होता है, वो कहलाता है आपका दीवानी केस, ठीक है, और वो जाता है दीवानी अदालत में। यहाँ पर ऐसे मसले होते हैं जो संपत्ति विवाद, जैसे कि जमीन हो गया, ठीक है, या फिर मकान को लेकर डिस्प्यूट है, या फिर किसी का तलाक होना है, कोई पारिवारिक मामला है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है, उत्तराधिकार से रिलेटेड मसले हो गए, या फिर किराया संबंधी कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो सारे मसले कहां पर जाएंगे, दीवानी अदालतों में। वहीं फौजदारी, जैसे ही आप फौज की बात करते हो, दैट मीन्स कि यहां पर हम सीधे सरकार की बात कर रहे हैं, हम पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं, यानी कि एक तरफ स्टेट है, एक तरफ इंडिविजुअल या फिर कोई संस्था, ठीक है। सो इसमें आपके हत्या, मारपीट, इसके अलावा चोरी, डकैती, बलात्कार हो गया, धोखाधड़ी हो गई, आतंकवाद जैसे मुद्दे हो गए, तो ये सब आपके क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं, यानी कि फौजदारी अदालत में जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया। यानी कि यहाँ पर ये दोनों तरीके की जो अदालतें थी, इनको एस्टेब्लिश करके लोगों को न्याय दिलवाने का जो काम था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्टार्ट किया था। लेकिन कॉर्नवालिस ने इसे और ज्यादा स्ट्रांग बनाया, ठीक है। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 में जो कलेक्टर होता था, उसको 3 काम सौंपे गए। पहला कर वसूलने का, दूसरा दीवानी न्याय करने का, और तीसरा सीमित रूप में फौजदारी न्याय भी करना। मतलब एक ऐसी व्यवस्था कायम थी जिससे एक ही व्यक्ति के पास, यानी कि कलेक्टर के पास पैसा भी आ रहा था, उसको न्याय भी करना था, और जो था ऑब्वियस सी बात है कि वो मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, ठीक है। तो 1787 में ये कुछ होता है। इसके बाद आगे देखें तो 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का अधिकार भी उनको दे दिया गया। इस परिस्थिति को आगे जाकर बदला गया, ठीक है। बात करते हैं साल 1790 और 92 के बीच में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालत या फिर जो न्यायालय थे, वो जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए इनको अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिला कि अब जो था, जो भारतीय न्यायाधीशों से युक्त, मतलब इंडियन जजेस जिन अदालतों में थे, भारतीय न्यायालयों में, फौजदारी न्यायालयों में, उनको हटाया गया। मतलब जहां पर स्टेट एक तरफ था और एक तरफ कोई इंडिविजुअल या फिर कोई संस्था थी, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो फौजदारी अदालतें थी, इनको समाप्त कर दिया गया, और इनकी जगह पर 4 भ्रमण करने वाली जो न्यायालय थी, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, उसको बनाया गया। भ्रमण करने का मतलब क्या है कि आज अदालत अगर बरेली में बैठी, कल मुरादाबाद में बैठेगी, परसों रामपुर में बैठेगी, और यही जज जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना न्याय का काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आगे बता दें आपको चलने से पहले, व्हाट्सएप नंबर 9027281376, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके घटना चक्र के समराइज्ड नोट्स ले सकते हो। अदरवाइज आप फुल लेंथ कोर्स जो हमारा लक्ष्य बैच चल रहा है, उसमें भी एनरोल करवा सकते हो, ठीक है। चलो, इन अदालतों की अध्यक्षता क्रॉनिकल मैगजीन की समरी भी आप ले सकते हो।
इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय शक्तियों द्वारा भारतीय काजी और मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। मतलब ऑब्वियसली बात है कि अब बिना इंडियंस को उसके अंदर शामिल करे तो आप कोई काम कर नहीं सकते। अगर कोई मुस्लिम से रिलेटेड कोई मसला है या फिर कोई हिंदुओं से रिलेटेड मसला है, अब यूरोपियों को तो पता नहीं कि एग्जैक्टली कैसे डील करना है, क्या इन लोगों की परंपराएं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर इंडियंस को बिठाया जाता था। चलो, कॉर्नवालिस ने 1793 में न्यायिक सुधार के लिए कॉर्नवालिस कोड को प्रस्तुत किया। ये बेहद इंपॉर्टेंट काम था कॉर्नवालिस कोड, और ये था आपका किस पर बेस्ड, शक्तियों के पृथक्करण पर, यानी कि जो आपका पावर्स हैं उसको सेपरेट किया जाए, सेपरेशन ऑफ पावर्स पर। यानी कि पहले जो कलेक्टर होता था उसके पास 3 राइट थे, वो कर भी ले सकता था, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वो न्याय भी करता था, और वो पुलिस का काम भी करता था। तो वो जो ऐसा था उसको यहाँ पर डाइल्यूट किया गया, यानी कि कलेक्टर को अब इतने राइट नहीं छोड़े गए उसके पास में। सो अब कलेक्टर केवल टैक्स वसूल सकता था, न्याय और पुलिस का जो काम था वो अलग अधिकारियों को दिया गया। सो यहाँ पर जो देखो आप, तो इसके तहत कर और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया, कलेक्टर की न्याय को फौजदारी शक्तियों से ले ली गई, और उसके पास अब केवल कर संबंधी शक्तियां ही रह गई। अब यहाँ पर आगे देखें तो जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य करने के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी और पुलिस के कार्य जो थे वो भी सौंपे गए। मतलब जो पहले कलेक्टर के हाथ में राइट्स थे, अब वो उससे लेकर न्यायाधीश यानी कि जजेस को दिए गए। भारत की सिविल सेवा या फिर लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया। बेहद इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। आईसीएस की परीक्षा, पर्पस क्या था, कॉर्नवालिस ने ये चीज महसूस की कि यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं अगर वो भ्रष्ट हो रहे हैं, यानी कि वो करप्शन कर रहे हैं, तो उसका एक मेन रीजन है कि यार उनको अच्छी सैलरी भी नहीं मिल रही है, ठीक है, और वो अपना प्राइवेट बिजनेस करने में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। सो यहाँ पर कॉर्नवालिस ने उस पर लगाम लगाते हुए कुछ चीजें करी कि कॉर्नवालिस ने बोला कि भैया इनको जो है अच्छी सैलरी मिले, उसके लिए एक जो है आईसीएस होना चाहिए, यानी कि भारतीय सिविल सेवा के ग्रुप में एक संस्था होनी चाहिए जो अपॉइंट करे इन लोगों को, ठीक है, अच्छी सैलरी दे, रेगुलर सैलरी मिले, और ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि कोई भी प्राइवेट बिजनेस अपना नहीं कर सकता, और हर कोई जो है वो योग्यता के आधार पर ही अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। सो ये सब कुछ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। फाइनली 5 अक्टूबर 1805 में गाजीपुर उत्तर प्रदेश में डेथ हो जाती है, और इसकी कब्र भी वहीं गाजीपुर में लोकेटेड है, ठीक है। चलो, आज के इस सेशन में यहीं तक करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले सेशन में हम लोग कहां से, लॉर्ड वेरेजली से। एक एक सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा, और पसंद आया होगा तो ऑब्वियसली बात है लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।